फरवरी के फैसला होना है कि किसने बुजुर्गों भाई और बहनों आज उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जलसे में शिरकत की और वो लोग चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपको हम दिखाएंगे 4 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा मरी के मुकाम पे। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए गए अदालतों के अदारों के खिलाफ इस टाइम पर बच्चा इस टाइम सियासतदान बन चुका है, जिसको ये पूरी तरीके ये जी जलसे के लिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ केबल का बना वो बहुत ज्यादा होते हैं और उसके हवाले से तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से और कुछ साइबर क्राइम के हवाले से, और जैसे कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है। आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हम आपसे मधु हैं अपने JJ न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो से। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दीगर जो खबरें हैं हम आप तक पहुंचा सकें, और जितनी भी कह लें कि बेहतर से बेहतर आप तक हमारी कोशिश होती है कि खबर पहुंचाएं। आज की जो कह लें कि सबसे बड़ी और ख़ास खबर है वो है साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम के हवाले से जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद रोज़ पहले एक सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है, PTI यानी कि जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, उनकी जो पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला था, जैसे कि उसके अंदर कुछ मामलात थे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस इसलिए लिया कि जो पार्टी के इंट्रा इलेक्शन थे वो सही तरीके से नहीं हो सके। फिर इसी फैसले को जो PTI के कह लें कि जो लोग थे, कह लें कि जो वकला टीम थी, वो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में ले जाती है। पेशावर हाई कोर्ट जो है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको कलादम करार कर देती है और फिर ये बल्ला बहाल हो जाता है। यही फैसला जब दोबारा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है जनाब काजी फायज ईसा साहब के पास, जो चीफ जस्टिस है साहब इस टाइम के, और उनके इस फैसले के बाद कुछ कह लें कि सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स किए गए अदालतों के अदारों के ख़िलाफ़, और उन्हीं के सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक अदालत ने हुक्म दिया, फिर साइबर क्राइम एक्टिव हुई। और आज जो हमें सुनने में आया है कि FIA ने तकरीबन 115 लोगों के ऊपर कह लें कि कार्रवाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, और जिन जिन लोगों के ऊपर कह लें जिन जिन लोगों ने मीडिया के ऊपर ट्वीट्स किए हुए थे अदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमती लेवल के ख़िलाफ़ और इस तरह मामलात कुछ किए हुए थे, तो उनके ख़िलाफ़ अब कह लें कि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 115 लोग हैं और जिनका कह लें कि 90 से 95 लोग जो हैं ये तकरीबन बनते हैं आपके जनाब पंजाब के। 15 तक या 15 के ज़ायद कुछ लोग हैं जो इस्लामाबाद से बनते हैं, जो मतलब ये कह लें कि जो इन एक्टिविटियों में मुलव्वस थे, और 10-15 लोग जो हैं वो सिंध, कराची और दीगर शहरों से इन कह लें कि इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर हैरत अंगेज़ बात ये है, क्या अब इनके ऊपर जो केस चलेंगे या ये गिरफ्तारियां होती हैं तो आया इन केसों को कौन देखेगा? PTI देखेगी या PTI के कह लें कि जो कहने के जो वकला टीम है वो देखेगी? ये बड़ी
हैरान कुन बात है और बड़ी कह लें कि एक फिक्र वाली बात है। जिन लोगों ने बैठ के घरों में मोबाइलों के ऊपर ट्वीट्स किए, दारों के खिलाफ किए, अच्छा होता यह है कि पीटीआई की जानिब से या पीटीआई का कोई भी एक बंदा एक जो मैसेज को ट्वीट करता है तो वो बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मकसद ये यहाँ पर बात करने का कि अभी तक उन माओं के बच्चे, उन बहनों के भाई, उन बच्चों के माँ बाप जो अभी तक जेल में बंद हैं और अभी तक 9 मई का जो वाक़यात हुए उस सिलसिले में दहशतगर्दी और दीगर उनके ऊपर जो मामलात जो केस बने हुए हैं वो अभी तक तो रिहा हो नहीं सके। और ये एक चीज़ और नहीं कह लें कि पाकिस्तान में आ गई है। उसकी वजह यह है कि जब आप हुकूमतों के साथ या जमातों के साथ या पार्टियों के साथ खड़े होते हैं अवाम, तो फिर वो इस हद तक ना जाएं कि उनका कह लें कि ये जो हद से ज़्यादा आगे जाना होता है उसका जो कह लें कि सारा मसला है, जो मुसीबत है, जो परेशानी है, आपके माँ बाप को या आपके बहन भाइयों को भुगतना पड़े। और ये एक बहुत कह लें कि आज सुबह से खबर गर्दिश कर रही है और काफ़ी सारे कह लें कि जो मोबाइल ऐप्स थी वो बंद हो चुकी हैं और काफ़ी सारे लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं। अब जो साइबर क्राइम है उनका ये कहना है कि हमारे पास इसका जितना भी जिन जिन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं उनका पूरा पूरा डाटा है उनके पास। अब आप मोबाइल बंद करें या मोबाइल को खोल दें, जो साइबर क्राइम FIA ने आज कह लें कि 115 लोगों के ऊपर मुकदमात कर दिए गए हैं, मुकदमात हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर। अब वो भाग नहीं सकते, चाहे मोबाइल बंद करें या कुछ भी करें। हाँ, उससे एक आपको हल हो सकता है, एक मसले का हल आपका ये है कि आप जितनी जल्दी भी हो सकता है अदारों से एक्सक्यूज़ करें और अपनी जो है कि इस मुसीबत से जान छुड़वाएं। अभी 2 रोज़ पहले हम बैठे हुए थे जनाब थाना न्यू टाउन में, और थाना न्यू टाउन में एक कह लें कि ऐसे शख्स को पकड़ा गया था, कह लें कि पुलिस हिरासत में लिया गया था, जो कि कमर्शियल मार्केट की हदूद में कह लें कि जो इंतशार कह लें कि फैला रहा था, वो क्या कर रहा था, नारे लगा रहा था, गो नवाज शरीफ और दीगर ऐसे नारे लगा रहे थे। अच्छा, इससे ये होता है, जब वो उसका ये कहना था लड़के का, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनने कहा जी कि मैं तो वहाँ पर अकेला था। तो जब वहाँ के जो SHO साहब थे उनने उनसे पूछा क्या अगर आपके साथ दूसरे लोग मिल जाते, ये मार्केट में कमर्शियल मार्केट सैडला टाउन की हदूद में तोड़ फोड़ करते या इस तरह के सारे मामलात होते, तो क्या आप उसके जिम्मेवार थे? क्योंकि आपसे अगर ये क्राउड जो अगर बन जाता वहाँ पर, जो फैल जाता, तो आप उसको संभाल सकते। तो उन्होंने कहा सर सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ये मैं इतनी बड़ी गलत हरकत कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप लोगों को वो काम करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो। जिस तरह कि आपने अमूमन देखा होगा कि रोड के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट क्यों होता है, गाड़ी या मोटरसाइकिल का या किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट होता है तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो गाड़ी कुछ लोग तो समझदार लोग हैं जो गाड़ी शुरू से चला रहे हैं, वो क्या करते हैं कि गाड़ी इस हिसाब से चलाते हैं कि आया मेरी गाड़ी के आगे कोई आ जाए हादसाती तौर पे, या बकरी बच्चा या इंसानी या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ आ जाए, तो मैं उसको एक्सीडेंट से कैसे बचाना है। वो गाड़ी इस कंट्रोल से चलाता है कि मैं अगर ब्रेक मारूं तो मैं कंट्रोल करके खुद को भी बचाऊं और अगले को भी बचाऊं। तो बिल्कुल यही एक माहौल है इलेक्शनों का, अवाम का एक ड्राइव का। ये भी एक रश बना हुआ है इस टाइम पर। बच्चा बच्चा इस टाइम सियासतदान बन चुका है, जिसको ये पूरी तरीके से नहीं पता अदब अदायब क्या है, लेकिन वो सियासतदान बना हुआ है। हर गली में जाके देखे बच्चा बच्चा सियासत पे बात कर रहा है। उसकी वजह ये है कि पता कख नहीं, लेकिन हर बंदा कहता है जी भाई जी मैं भी सियासतदान हूँ। तो लिहाजा गाड़ी को इस हिसाब से चलाएं, ठीक है। ये जो आपकी जुबान है ना, ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक क्लाशनकोप है, इसको इस हिसाब से चलाएं कि जितना आप इसको कंट्रोल कर सकें। खैर, ये तो होगी नाज़रीन साइबर क्राइम के हवाले से बात। और दूसरा हम करेंगे इलेक्शनों के हवाले से बात। आज जनाब रावलपिंडी मरी रोड यानी कि लियाकत बाग में एक जलसा मुनक्किद किया गया, और ये जलसा मुनक्किद किया गया जनाब हनीफ अब्बासी साहब, बैरिस्टर दानियाल साहब, सजाद खान साहब, और कह लें कि राजा हनीफ एडवोकेट साहब, सरदार नसीम साहब और राहत कुदूसी साहब और दीगर कह लें कि जो पिंडी की क़यादत थी आज लियाकत बाग में यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ से जलसे से खिताब आज करना था जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने कौल और अपने वादे के मुताबिक रावलपिंडी में पहुंचे। जलसे से उन्होंने खिताब भी किया, कुछ उनने गिले शिकवे किए, कुछ उनने ये बताया कि जो शहबाज शरीफ ने काम किए आज से
चंद महीने पहले उनने वो भी गनवाए। उनने एक तो गनवाया कि जो साफ पानी का रावलपिंडी को मंसूबा दिया गया 30 अरब रुपए का, वो कहते जी मैंने जाने से पहले ही हनीफ अब्बासी साहब के हवाले कर दिया और ये मंसूबा अब रावलपिंडी के लिए है। दीगर उनने एक दो मंसूबे गनवाए जो उन्होंने कहा जी मैंने जाने से पहले रावलपिंडी को ये मंसूबे दिए हैं। फिर उनने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए काम किया, रावलपिंडी को मेट्रो दी, फिर हार्ट का कह लें कि हॉस्पिटल बना, फिर कह लें कि किडनी का हॉस्पिटल बना, इसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली कि दीगर भी वो कहते हैं जी हम काम करना चाहते हैं। जिस तरह के कह लें कि उन्होंने ये कहना था कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस तरह आप देखते हैं कश्मीर हाईवे पे चंद दिनों के बाद इसी रोड के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई नजर आएंगी और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई, वो हमने देखी भी हुई हैं, बिल्कुल हैं जी। और मजीद उन्होंने कहा था ये चलेंगी। उन्होंने कहा जिस तरह हमने ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनाया है और जल्द अनकरीब अगले अगर हम 5 साल हमें हुकूमत मिलती है तो अगले 5 सालों में हम जो है इधर रावलपिंडी यानी कि इस्लामाबाद और जो हमारा है ये जो मंसूबा होगा ये ब्लू ट्रेन हम चलाएंगे इस जुड़वा शहरों में, यानी कि पता तो फिर चलेगा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद कितना जुड़वा है, इसको हम ब्लू ट्रेन चलाएंगे। तो ये भी उन्होंने एक वादे किए। आज बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। लेकिन एक जो बड़ी खबर है काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही थी दीगर सियासतदानों के हवाले से और मुझ जैसे जो कह लें कि सहाफ़ी भाई हैं हमारे उनके हवाले से बहुत सारे चमागोइयाँ ये की जा रही थी क्या। अच्छा, इसके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद किसकी थी? बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है अभी तक सामने नहीं आया। 10 नुकाती झंडा, 9 नुकाती झंडा, कौन सा ऐसा झंडा है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती है और वो इक़्तिदार में आना चाहती है। आज जनाब एक मीटिंग हुई और उसमें कह लें कि मुल्क के यानी कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी बैठे हुए थे और बहुत बड़ी एक कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एहसन इकबाल साहब भी थे, मरियम शरीफ साहबा थी। मरियम शरीफ साहबा ये है कि उनका एक जलसा था एबटाबाद में, वो कह लें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजाज़त दी उन्होंने और उठ के चली गई। इसमें अजान का भी वक्फा लिया गया, यानी कि जितने भी अदब-ओ-दाब थे वो बड़े अच्छे यहाँ पर। एहसन इकबाल साहब ने थोड़ी सी बात की और उनने भी ये कह लें कि जो मुल्क की तरक्याती काम थे वो गिनवाए। फिर उसमें कह लें कि जो दीगर जो वहाँ पर कह लें बैठे हुए थे जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सब ने अपना अपना कह लें कि ख्याले इजहार किया। और वहाँ पर जनाब नवाज शरीफ साहब की जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, सब ने ऐसे ही कह लें कि स्पीच की है। तो मैं भी कुछ लिख के लाया था तो मैं भी इसको आप रखता हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपसे ज़बानी कलामी बात करूँ। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो कह लें कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज की जो कह लें कि बहुत बड़ी खबर थी आज की उन लोगों के लिए कि जो ये सुनना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ का आखिर एजेंडा है क्या। नवाज शरीफ साहब का देखें जी एजेंडा, वैसे तो ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जितने भी कह लें कि दौरे हुकूमत गुजर चुके हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ फर्स्ट टाइम आई है इक़्तिदार में, 4 साल उसने भी लगाए हैं। पीपल्स पार्टी भी तकरीबन 15 साल लगा चुकी है, सिंध में उनकी हुकूमत है। और अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो 3 दफ़ा कह लें कि मुल्क पाकिस्तान के जनाब नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लेकिन अगर वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म को भी 1 दफ़ा भी कह लें कि उनको अपनी जो मुद्दत है वो पूरी नहीं करने दी गई। जनाब नवाज शरीफ साहब भी कह लें कि तकरीबन कोई कभी 2 साल कभी 3 साल हो रही है, आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल उन्होंने 4 साल लगाए हैं। लेकिन उस 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी अगर नवाज शरीफ साहब के हम कामों को गिनते हैं तो आज शहबाज शरीफ साहब का भी यही कहना था कि 2-3 घंटे यहाँ पर ही लग जाएंगे मुझे उनके काम गनवाते हुए, लिहाजा हमने काम नहीं गनवाने, काम करके दिखाना है। तो मजीद उन्होंने कहा जी कि हम मुल्क के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। लेकिन जो मंशूर होता है हर कह लें कि जमात का, वो पहले नारे तो यही होते हैं, हम गुर्बत मिटा देंगे और जी कह लें कि तनख्वाहें बढ़ा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह साल दिन महीने बढ़ते हैं ना, इस तरह
पेट्रोल का, डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो ज़ाहिर बात है महंगाई आती है। उसकी वजह यह है कि आधी से ज़्यादा जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है, ये जो मैं लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं बिजली यूज़ कर रहा हूँ, ये भी पेट्रोल पे चल रही है। तो ये सब कह लें कि हमें डॉलरों में ख़रीदना पड़ता है, और डॉलर आपको पता है 300 से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि पार्टियां जितनी भी आती हैं उनका मंशूर यही होता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान, इमरान खान साहब का 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ठीक है जी। और मुस्लिम लीग नून की बात करें तो फिर वही बात आ जाएगी, मुस्लिम लीग नून ने कशकोल का कहा था, तोड़ दिया, ठीक है जी। उन्होंने कहा था गुर्बत को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करके दिखाया। कभी टैक्सियाँ दी, कभी ऑरेंज ट्रेन दी, कभी कह लें कि सी पैक मंसूबा आ गया, यानी कि काम उनके बहुत हैं। लेकिन अभी भी मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं ये महंगाई ख़त्म करूँगा, और यही मेरा मंशूर है कि जो महंगाई है मैंने वो ख़त्म करनी है और इस मुल्क को मैंने सही सिमत पर लेके आना है। यहाँ पर मैं एक बात मियाँ साहब से भी करना चाहूँगा, और दीगर जो कह लें कि हमारे कायदीन हैं, जिस तरह के बिलावल भुट्टो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जनाब इमरान खान साहब हैं, चले मानते हैं अभी तो वो खैर जेल में हैं। जेल से आज उनकी एक ये भी खबर आई है कि जब उनकी कह लें कि आज हेयरिंग हो रही थी, तारीख थी, तो उनने कहीं गुस्से में आकर जनाब इमरान खान साहब ने कोई फाइल भी पटक के मारी कि जिस वकील पे हमें तबार ही नहीं, तो वो वकील हमारा केस क्यों लड़ेगा। तो खैर यहाँ पर बात चल रही थी महंगाई के हवाले से, और मैं जितनी भी बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सड़कों पे बैठा हुआ मजदूर है जनाब, जो बेलचा लेके बैठा हुआ है, उसके घर में खाने को रोटी सही तरह से नहीं है, उसके जिस्म पे पहनने के लिए सही तरह से कपड़े नहीं है। जो सब्जी मंडी में काम कर रहा है, रेड़ी लगा रहा है, या टोकरी उठा रहा है, या लोगों की सब्जियां इधर उधर लेके जाता है, तो 10-20 रुपए लेता है, या 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लेता है, तो उसके घर में खाने को सही तरह से नहीं है। असल में वो गरीब है, ठीक है। वो गरीब जो सड़कों पे घूम फिर रहा है, जूतियां पॉलिश कर रहा है, वो असल में गरीब है। जो होटलों पे काम कर रहा है वो असल में गरीब है। जो गाड़ियां धो रहा है वो असल में गरीब है। गरीब असल में आपको सही तरह से नजर आ ही नहीं रहे। अगर आप मिलों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, तो उन मजदूरों से पूछे जिनकी तनख्वाह 20-30 हज़ार रुपये है, ठीक है, जबकि सरकारी तनख्वाह 32 हज़ार रुपये आप लोगों ने की हुई है। लेकिन आके जाकर आप पूछें उन गरीबों से जो दुकानों पे सेल्समैन की जगह पे काम कर रहे हैं, कोई सौदा डाल रहा है, कोई करियाने की दुकान पे काम कर रहा है, कोई गारमेंट्स की शॉप पे काम करता है, ठीक है जी, कोई बस दीगर जिस तरह भी आप देख लें, कहीं भी आप जाकर देखेंगे तो लोगों की तनख्वाह भाईजान 32 हज़ार रुपये नहीं है। 32 हज़ार उसको दिया जाता है, या 30 हज़ार रुपये जो मतलब थोड़ा पुराना होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो नए बंदे को कह लें कि पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। माजरत के साथ, उन अदारों के साथ अगर आपकी दिल शिकनी हो, तो मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी चंद ही रोज़ पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा, जनाब नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट में उनका कह लें कि जो केस चल रहे थे, उसके हवाले से जब नवाज शरीफ आते थे तो हम घंटे घंटे 2-2 घंटे वहाँ पर कवरेज के लिए वेट करते थे नवाज शरीफ साहब का। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो वहाँ पर सफाई करते हैं, तो हमने जब उनसे पूछा कि यार कितनी सैलरी आपको मिलती है, तो उन्होंने कहा जी हमारी सैलरी 15 हज़ार रुपये है। तो हमने कहा आपको ये सैलरी कौन देता है? उन्होंने कहा जी जिसका यहाँ पर ठेका है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जिसका ठेका है ना यहाँ पर, ठीक है ना, वो हमें जनाब 15 हज़ार रुपये सैलरी देता है। तो मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे चैनलों के हवाले से, तो जब उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई यार खबर तो ये है, ये खबर हम क्यों नहीं लगाते? जब सरकार ने 32 हज़ार रुपये सैलरी की हुई है, तो इस बंदे को क्यों 15 हज़ार मिल रही है? तो उन्होंने कहा जी ये हमें ठेकेदार देता है। तो हमने कहा यार अगर आपका मौक़िफ़ हम आपका रिकॉर्ड करें या मीडिया पर चलाएं तो आप दो को। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, वो भाग गया वहाँ से, छोटी सी उम्र का लड़का था, मेरा ख्याल 21-22-23 साल का होगा, तो बेचारा घबरा गया। तो मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट ये है, हुकूमत किसी की भी आए, लेकिन खुदारा गुर्बत के हवाले से देखें कि गुर्बत किस मेज पे जा चुकी है। इसी के साथ अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।